चलिए हम लोग अगले गवर्नर जनरल देखते हैं भारत में। तो हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, और इसी चार्टर एक्ट ने क्या किया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे इंडिया का गवर्नर जनरल कह दिया गया था, ठीक है। और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर होते थे अब वो अंडर आ गए किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वो आखिरी बंगाल के गवर्नर भी थे, ठीक है। चलिए तो हम लोग चार्टर एक्ट 1833 को समझ लेते हैं जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया, और उसके बाद ये लॉर्ड मेटकाफ के बारे में थोड़ा सा बाद में समझेंगे। चार्टर एक्ट 1833 इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा सेंट हेलेना एक आइलैंड है अटलांटिक ओशन में, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। लेकिन 1833 में ब्रिटेन की सरकार ने वो आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी से खुद ले लिया, माने ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से वो आइलैंड ले लिया, कब्जा कर लिया उस पर, ठीक है। तो इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, और चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। ये जो हर 20 साल में आने वाले चार्टर एक्ट था उसी का ये अगला सीरीज है। 1813 के चार्टर के एक्ट में कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को लगभग खत्म कर दिया गया था, 3 चीजों को छोड़कर, ठीक है। पहली चीज थी चाय का व्यापार, दूसरा चीज था अफीम का व्यापार, और ये दोनों व्यापार वो भारत के साथ कर सकते थे। इसके अलावा बाकी जितनी कम्युनिटी थी उन पर व्यापार ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भी भारत के साथ कर सकती थी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि चीन के साथ ब्रिटेन की केवल एकमात्र कंपनी व्यापार करेगी, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1833 के एक्ट में द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली अबॉलिश्ड, यानी अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। अब ब्रिटेन की और दूसरी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार करेंगी, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ना तो वो भारत में किसी प्रकार का व्यापार करेगी, ना चीन के साथ किसी प्रकार का व्यापार करेगी। तो उसका पूरा एकाधिकार ही खत्म कर दिया गया। अब कंपनी भारत में क्या करेगी, व्यापार तो कर नहीं सकती, तो ब्रिटेन के राजा की ओर से भारत में प्रशासन का कार्य करेगी, टैक्स वसूली का कार्य करेगी, सेना का संभाल करेगी, यानी शासन प्रशासन का काम करेगी, व्यापार का काम नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वही बताया, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और यहां पर इंडिया का मतलब क्या है, ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है, भारत के वे इलाके जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और यहां पर जो शासन चलता था उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया या सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। यानी इस एक्ट के द्वारा पहली बार उन सारे इलाकों को जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा गया, और ये ब्रिटिश इंडिया सीधे कंपनी के हाथ से निकल करके किसके हाथ में चली गई, ब्रिटेन के राजा के हाथ में। और ब्रिटेन का राजा भारत में अपने इन इलाकों पर कंपनी के माध्यम से शासन करती थी, और कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए लंदन में एक बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 1773 के एक्ट से चला आ रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बैठने वाली एक ऐसी संस्था थी जो कंपनी भारत में क्या प्रशासनिक कार्य कर रही है उसके लिए निर्णय बनाती थी, उसके लिए डिसीजन लेती थी, और उसको कंपनी को आगे क्या करना है, प्रशासन में क्या नहीं करना है, ये सब जो है उसको जानकारी देती थी। इसके अलावा भारत में कौन अधिकारी लंदन से यहां गवर्नर बन के आएगा, कौन गवर्नर जनरल बन के आएगा, ये सारा निर्णय भी वहां की बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन की संसद से सलाह करके डिसीजन लेती थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पहली बार पूरे इलाके को मिलाकर के ब्रिटिश इंडिया नाम दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी ओवर सिविल, मिलिट्री एंड लीगल मैटर्स। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की स्थापना की गई, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें एक ही व्यक्ति के पास सारी ताकत दे दी गई। जुडिशियल पावर को छोड़ करके मिलिट्री पावर में पूरी मिलिट्री का हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लीगल मामलों का हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
इंडिया, सिविल मामलों का हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव मामलों का हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आगे चल करके भारत में राष्ट्रपति जैसा कार्य करेगा, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति इन गवर्नर जनरल के समान ही है। जैसे आज भारत में राष्ट्रपति हर एक चीज का मुखिया है, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, मिलिट्री का, उसी प्रकार गवर्नर जनरल सारे चीजों का मुखिया था। लेकिन भारत का राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया नहीं है, लेकिन गवर्नर जनरल इन सब चीजों का वास्तविक मुखिया होता था। और जो बाकी के प्रेसिडेंसी थे, बंगाल और मद्रास, वहां के जो गवर्नर थे उनकी भी शक्तियां काफी कम कर दी गई और सब सारी शक्तियां यहाँ के किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। यानी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना यहाँ पर की गई। यानी गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल व्यक्ति होने लगा यहाँ पर, ठीक है। A fourth member as a law minister was added in Executive Council of Governor General of India। हम लोग जानते हैं 1773 से ही बंगाल के गवर्नर को मदद देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जिसमें पहले 4 मेंबर होते थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में एक मेंबर कम कर दिया गया और टोटल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कर दिया गया 3, और यही 3 अब तक चलाया रहा था। 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, कार्यकारी परिषद होता था, उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ा गया और उस चौथे सदस्य को कहते थे लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, ठीक। अब ये जो लॉ मिनिस्टर था, इसी के लीडरशिप में भारत में पहली बार लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। भारत का विधि आयोग की स्थापना की जाती है इस मेंबर के द्वारा, लॉ मेंबर के द्वारा, ठीक है। 1837 में, ये कब की बात है? 1837 की बात। और जो पहले लॉ मिनिस्टर हुए वो थे लॉर्ड मैकाले, और फिर लॉर्ड मैकाले ने अपना मैकाले माइन्यूट दिया, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद लॉर्ड मैकाले को ये काम दिया जाता है कि भारत में जितने प्रचलित नियम कानून है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने धर्मों के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, नियम कानून है, उन सारे कानूनों का कोडिफिकेशन किया जाएगा। कोडिफिकेशन माने उनको एक जगह लिखा जाएगा और उनके आधार पर भारत में सभी के लिए कानून बनाए जाएंगे, एक जैसे कानून बनाए जाएंगे। और जब ये कानून बन के आया 1860 में, तो इसका नाम रखा गया इंडियन पीनल कोड, जो कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रचलित है। तो इंडियन पीनल कोड बनाने का काम लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। 1837 से ये काम शुरू हो गया और 1860 में ये काम कंप्लीट हो गया, और आज भी भारत में इंडियन पीनल कोड धड़ल्ले से चल रहा है। एंड ऑफिस ऑफ डिप्टी गवर्नर वाज मेड फॉर बंगाल। स्वाभाविक बात है, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल दे दिया, बना दिया गया। तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो था, साथ ही पूरे भारत का भी गवर्नर जनरल था, ठीक है। अब चूंकि उसको पूरे भारत का काम भी देखना है, बंगाल का काम भी देखना है, इसलिए बंगाल का काम देखने के लिए एक डिप्टी गवर्नर की स्थापना की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल भारत में प्रशासनिक कार्य करेगी, कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, ठीक है। और उसको यह कार्य अगले 20 सालों तक करना था, यानी वो पहले से भी करते आ रही थी, यानी उसका 20 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापार करने का नहीं, केवल प्रशासन करने का, ठीक है। सर्विसेज जॉब्स इन कंपनी ओपन फॉर इंडियंस। पहली बार अब भारत में जो भारतीय लोग थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उन पदों में जाने के लिए उनको इजाजत मिल गई। शर्त यह है कि उनमें पर्याप्त योग्यता यदि होनी चाहिए, और योग्यता की शर्तें इतनी कठिन रखी जाती थी कि ये नाम मात्र के लिए कहा गया था कि अब कंपनी में भारतीय लोगों को भी भर्ती किया जाएगा। हायर लेवल, लोअर लेवल पे तो थे हमारे यहाँ, ठीक है, पल्लेदार और ये सब बैलगाड़ी चलाने वाले टाइप के लोग, लेकिन बड़े अधिकारी नहीं थे भारतीय। तो ऐसा कहा गया कि भारतीयों को भी कंपनी के कार्य में भर्ती किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली 2-4 लोगों को कर लिया जाता था, ज्यादा लोगों को नहीं किया जाता। इंडियन टेरिटरीज विल नाउ बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब भारत के वे क्षेत्र जिन पर कंपनी ने कब्जा किया था, अब वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गए और ब्रिटिश क्राउन के नाम पर उन पर शासन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां एक और बात समझनी है,
इसके पहले तक भारत के लिए जो बड़े बड़े कानून थे वो ब्रिटेन की संसद में बनते थे। ये सारे एक्ट, चार्टर एक्ट और इसके पहले जितने एक्ट पढ़े हैं, ये सारे एक्ट ब्रिटेन की संसद में बनते थे और भारत में लागू होते थे। अब इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भी ये आदेश और ये ताकत दे दिया गया कि वो भी खुद से बड़े बड़े कानून भारत के लिए बना सकते हैं, यानी एक्ट बना सकते हैं। इसके पहले तक जो गवर्नर जनरल होते थे वो भारत के लिए एक्ट नहीं बना सकते थे, रेगुलेशंस बना सकते थे, रूल्स बना सकते थे, सब रूल्स बना सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही? एक्ट नहीं बना सकते। एक्ट माने सबसे बड़े लेवल का कानून। लेकिन इसने चूंकि इसको लीगल मैटर का भी पावर दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, यानी अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत में एक्ट भी बना सकता है। ठीक है, इंडियन टेरिटरीज विल नाउ बी, ठीक है, हो गया। एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, इस एक्ट में यह बात कही गई थी कि भारत में भी गुलामी प्रथा, दास प्रथा काफी मात्रा में चल रही है, इसको खत्म किया जाएगा। तो 1833 के एक्ट में कहा गया था, अल्टीमेटली इसको खत्म करने में 10 साल लगे और 1843 में जो अगले गवर्नर जनरल आएंगे उसके कार्यकाल में स्लेवरी को पूर्ण रूप में भारत में गैर कानूनी घोषित किया गया और खत्म कर दिया गया। तो ये थे चार्टर एक्ट जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया। उसके मेजर प्रोविजंस क्या थे? अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद अगले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए, ठीक है, होंगे लॉर्ड मेटकॉफ। और लॉर्ड मेटकॉफ 1835 से 1836 तक ये टेम्परेरी पीरियड के लिए रहे, ठीक है, जब तक कोई अगला ना आ जाए तब तक इनको बनाया गया था। लेकिन उन्होंने एक साल में बड़ा अच्छा काम किया। पहला काम तो इन्होंने क्या है, ये किया कि भारतीय पत्रकारिता में जो पत्र अखबार चलते थे उसमें कहीं अंग्रेजों के खिलाफ कोई गलत बात ना लिखी जाए, इसकी रोकथाम करने के लिए बड़े कठोर कानून बनाए गए थे। उस कानून का नाम था प्रेस लाइसेंसिंग एक्ट 1823। अर्थात कोई भी अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ गलत लिखेगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, यह था उस एक्ट में। अब इसके कारण लोग क्या करते थे कि डर डर के काम करते थे, ज्यादा कुछ खुली रूप से अंग्रेजों की आलोचना कर नहीं पाते, ठीक है। लॉर्ड मेटकॉफ ने इस एक्ट को खत्म कर दिया, यानी भारतीय पत्रकार लोगों को अब थोड़ी सी आजादी मिली कि वो खुलकर के ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर सकते थे। अब उनके लाइसेंस वगैरह रद्द होने का नियम जो था वो खत्म हो गया। इसलिए लॉर्ड मेटकॉफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय अखबारों का मुक्तिदाता या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ऐसा कहा जाता है। एक दूसरी बात इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है, लॉर्ड मेटकॉफ एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका जन्म भारत में हुआ, ठीक है। तो यह हो गया। अब हम अगले गवर्नर जनरल की तरफ आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक भारत में रहे। इनके समय में देखते हैं क्या क्या कार्य हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, भारत माने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसको बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। 1839 से 42 तक चला। इस समय यहाँ के शासक थे दोस्त मोहम्मद खान या दोस्त मोहम्मद अली या दोस्त खान सिंपली, ठीक है। तो दोस्त खान यहाँ पर यहाँ के शासक थे और अफगानिस्तान के शासक को बोला जाता अमीर, ठीक है। अब अंग्रेजों ने उस पर इसलिए हमला कर दिया अफगानिस्तान पर क्योंकि अफगानिस्तान और रूस की दोस्ती बढ़ रही थी और रूस एक साम्यवादी देश था और ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान जो कि भारत से लगा हुआ है उसकी दोस्ती रूस के साथ हो, क्योंकि अफगानिस्तान में साम्यवाद के आने का मतलब है भारत में भी रसिया हस्तक्षेप करेगा। तो वो चाहते थे कि अफगानिस्तान का जो दोस्त खान है वो क्या करे, रूस के साथ अपना कोई साठगांठ न रखे। इसलिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया अंग्रेजों ने और अल्टीमेटली 3 साल तक युद्ध चला, लेकिन अंग्रेजों की इसमें हार हो गई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने रेनोवेटेड ग्रैंड ट्रंक रोड, और ग्रैंड ट्रंक रोड का पूरा इतिहास हम लोग शेरशाह सूरी के समय में पढ़ लिए, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की इसने मरम्मत कराई थी 1839 में। अलाउड इंडियन स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड फॉर मेडिकल एजुकेशन, भारत के वे विद्यार्थी जो मेडिकल शिक्षा लेने के लिए और कहीं ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका जहां जाना चाहें, ये जाने की इजाजत दी थी। सिंध एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस 1839, इसी के समय में सिंध ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी 1839 में। तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में कुछ जानकारी। अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो 42 से 44 तक रहते हैं, लगभग 2.5 साल के पीरियड में यहां पर रहते हैं। और इस कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, एनेक्सेशन ऑफ सिंध अंडर मिलिट्री कमांडर चार्ल्स नेपियर।
एलन बैरो के समय में सिंध को पूर्ण रूप में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया हमला करके। और हमला करने वाले सेनापति का नाम था चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने यहां एक स्टेटमेंट दिया है कि सिंध पर आक्रमण करके उसे ब्रिटिश इंडिया में मिलाने का हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं था, हमने केवल अपनी स्वार्थ के कारण सिंध पर कब्जा किया। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है चार्ल्स नेपियर का। एक दूसरा स्टेटमेंट है चार्ल्स नेपियर का कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर की जा सकती है। तो ये दो स्टेटमेंट चार्ल्स नेपियर के आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? वी वर नॉट हैविंग एनी मोरल राइट टू एनेक्स सिंध, बट इट वाज आवरसेल्फ दैट कंपेल अस टू एनेक्स सिंध। सिंध पर हमला करने का हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं था, लेकिन हमने अपनी मजबूरी और अपने स्वार्थ के कारण सिंध पर हमला कर करके और उसको, क्योंकि सिंध में कुछ अच्छे बंदरगाह थे और वहां पर अपना माल भी बेचना था, ये तमाम कारण थे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी स्टेटमेंट चार्ल्स नेपियर का है कि वी वॉन इंडिया बाय सोर्ड एंड इट कैन ओनली बी प्रोटेक्टेड बाय सोर्ड। यानी भारत को तलवार के बल पर जीता। तलवार माने हिंसा, हिंसा माने शोषण। तो हिंसा और शोषण के बल पर हमने भारत को जीता है, माने अनेक युद्ध लड़े हैं, अनेक खून बहा है, और इसकी रक्षा भी ऐसी ही होगी, शांतिपूर्वक इसकी रक्षा, यानी हमें आगे भी कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तो चार्ल्स नेपियर के बारे में ये दो स्टेटमेंट और ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड एलन बैरो के समय में ही स्लेवरी, भारत में दासता, गुलामी को पूर्ण रूप में खत्म कर दिया गया, जिसके लिए प्रोविजन चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। शाह शुजा, अच्छा अब यहां पर लॉर्ड एलन बैरो के समय में ये जो अफगानिस्तान का रूलर था दोस्त मोहम्मद खान, इसको पकड़ के कलकत्ता की जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और उसकी जगह पर अंग्रेजों ने एक दूसरे मुस्लिम लीडर को, पठान को अफगानिस्तान की गद्दी पे बैठा दिया गया था, उसका नाम था शाह शुजा। और ये शाह शुजा, चूंकि अंग्रेजों ने उसको गद्दी पे बैठाया तो अंग्रेजों के हाथ का ये पपेट था, कठपुतली था। ठीक है, जब ये शाह शुजा गद्दी पे बैठ गया तो अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली। अंग्रेजों ने कहा देखो भाई, तुम्हारे यहाँ का एक रूलर था महमूद गजनवी, वो 1022-23 के आसपास आकर के भारत को लूट गया है, तो जितना मोहम्मद महमूद गजनवी ने लूटा है उतना तुमको वापस करना पड़ेगा, और उससे काफी पैसा लिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, इसके बाद और भी आएंगे तो सेकंड आएंगे, ये फर्स्ट 1844 से 1848 तक। इनके समय की दो महत्वपूर्ण घटना है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि हम पहले पंजाब वाले उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। दो एंग्लो सिख वॉर होते हैं। पहले एंग्लो सिख वॉर में 1845 से 46 तक होता है, जिसमें सिख लोगों की हार होती है और जिसके चलते लाहौर की संधि की जाती है। ठीक है, और दूसरी जो है रेलवे प्रपोज्ड फॉर इंडिया, रेलवे प्रपोजल फॉर इंडिया टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसने ब्रिटेन की संसद को चिट्ठी लिखी कि भारत में रेलवे लाइन बिछाना चाहिए। तो शुरुआत रेलवे लाइन बिछाना है, इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। लेकिन ये रेल बिछाने का काम आगे चल के लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में शुरू होगा। अब अगले गवर्नर जनरल आ गए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है। इन्हें भारत के आधुनिकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता, जनक, क्योंकि इन्होंने भारत का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, देखते हैं इन्होंने भारत का आधुनिकीकरण कैसे कैसे किया। पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 23, 23 साल में इतना शक्तिशाली व्यक्ति बनाए। ठीक है, गवर्नर जनरल बन गया इंडिया का, और गवर्नर कितना ताकतवर होता था आप समझ लीजिए। चलिए, इसी के समय में सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है 48-49 में, जिसमें सिखों की हार होती है और अल्टीमेटली पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता है, और वहां के जो राजा दिलीप सिंह हैं उनको पढ़ने भेज दिया जाता है इंग्लैंड, और उनसे कोहिनूर हीरा भी ले लिया जाता है और फिर वो ब्रिटिश के महारानी को दे दिया जाता है। ये सारी कहानी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, अंग्रेजों और बर्मा म्यांमार के बीच में युद्ध होता है, और 1852 में ये सेकंड हुआ है, और फर्स्ट इसके पहले किसके समय में हुआ था याद कर लीजिएगा। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, आधे से ज्यादा बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। तो लोअर बर्मा यानी पेगू, वहां का एक प्रोविंस है पेगू प्रोविंस। ठीक है, जहां पर पर्वत है, पेगू योमा पर्वत भी है वहां पर, और अराकान को तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज में आधे बर्मा को आधा उसी समय छीन लिया गया था, आधा इस समय छीन लिया गया, यानी कुल मिलाकर के 1852 में जो बर्मा है वो ब्रिटिश इंडिया का भाग बन गया, म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया।
इनाम कमीशन, एक आयोग बनाया था इन्होंने 1852 में, उसका नाम रखा था इनाम आयोग। इस आयोग का काम क्या था? लॉर्ड डलहौजी के समय बहुत सारे जो जमींदार टाइप के लोग थे वो समय पर सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है, जिनको उस समय कहा जाता जागीरदार। जागीरदार माने जमींदार से थोड़ा सा छोटा। तो ये जागीरदार लोग सरकार को समय पर लैंड रेवेन्यू जमा नहीं कर रहे थे। तो इनाम कमीशन का काम था ऐसे जागीरदारों की जो समय पर लैंड रेवेन्यू जमा नहीं कर रहे उनकी लिस्ट बनाइए, और जिन इलाकों के वो जागीरदार हैं जाकर के उन इलाकों पर कब्जा कर लीजिए, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए बनाया है। एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम, सिक्किम को भी इसने किसमें मिला लिया? ब्रिटिश राज में मिला लिया, ठीक है। सिक्किम को हमने नेपाल से लिया था, हमने माने अंग्रेजों ने सिक्किम को नेपाल से लिया था सावली की संधि करके, लेकिन वहां अपना स्वतंत्र शासन चल रहा था। अल्टीमेटली सिक्किम को 1850 में ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। ही शिफ्टेड या मेड, इसने क्या क्या शिफ्ट किया या कुछ नई चीज बनाई? गनरी फ्रॉम कैलकाटा टू मेरठ, कलकत्ता से जो गनरी था, गनरी माने जहां गन्स रखे जाते थे, वो मस्कीटियर बंदूक होता था जो रखे जाते थे वहां पर, उसको इसने शिफ्ट किया कलकत्ता से मेरठ, और पूरे मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी कलकत्ता से शिमला जो है वो शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने का कारण ये था कि कलकत्ता में मॉइस्चर आता है और ये सब स्टील और लोहे के बने हुए सारे साजो सामान होते थे मिलिट्री के, जिसके कारण उसमें जंग जल्दी लगता था, कोरोजन होता था, ठीक है, इसलिए शिफ्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शिमला को इसने अपनी समर कैपिटल बनाई। ओवरऑल कैपिटल कलकत्ता तो थी, लेकिन कलकत्ता कोस्टल इलाका और गर्मी में और ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है, उमस होती है, ठीक है, काफी ह्यूमिडिटी होती है, तो उससे बचने के लिए ठंडे जगह में चले गई गर्मी में शिमला। और शिमला के पास ही डलहौजी के नाम पर एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम है डलहौजी। लैंसडाउन भी एक नगर है वहीं शिमला के आसपास, ठीक है। तो सब अंग्रेज गवर्नर जनरल के नाम पर रखे गए हैं। एस्टैब्लिश्ड आईआईटी रुड़की, भारत की पहली आईआईटी रुड़की, रुड़की उत्तराखंड में है। आईआईटी रुड़की 1848 में स्थापना हुई गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसने वर्नाकुलर एंग्लो स्कूल इन इंडिया इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर एंग्लो स्कूल का मतलब है एक ऐसा स्कूल जिसमें अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा और देसी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार के स्कूल हर जिले में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा खोलने का प्रस्ताव रखा गया, और इस स्कूल को, ये जो आज के कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी से मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। वुड का डिस्पैच 1854 में आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 एजुकेशन में मैं आपको पढ़ा दिया हूं, जिसमें 2 बड़ी बड़ी बातें थी। पहला, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, और दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करना। तो वुड डिस्पैच के हिसाब से ही 1856 में 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश किए गए थे। कहां-कहां पर? CM&B, सी में कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस स्टार्टेड। अभी तक क्या हो रहा था कि जो इंडियन सिविल सर्विस, ये जो आईसीएस है, इसका मतलब इंडियन सिविल सर्विस, उसको आजकल कहा जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, आईसीएस को, ठीक है। तो जो आईएएस आज है उसको पहले आईसीएस कहा जाता। तो इंडियन सिविल सर्विस, जिसके माध्यम से कलेक्टर बनते थे भारत में, इसकी परीक्षा लंदन में होती थी, और इस परीक्षा को केवल यूरोपीय लोग दे सकते थे, भारतीय लोग नहीं दे सकते। लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार ये कंपटीशन भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया, यानी भारतीय भी अब इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा, अंग्रेजी, रोमन इतिहास और रोमन लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, ये तमाम ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब आज हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस समय तो खैर, लेकिन थे उस समय लोग, ठीक है। तो समझना है कि ग्रीक और रोमन लिटरेचर पढ़ना पड़ता था, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ना पड़ता था, लंदन में जाके परीक्षा देनी पड़ती थी, इंग्लिश में पेपर होता था, ये तमाम डिफिकल्टी थी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों ने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं, ठीक है, अरविंदो घोष हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा निकाली। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के समय ही वुड का डिस्पैच एजुकेशन पर 1854 में आया था, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अब 1833 के चार्टर एक्ट का 20 साल पूरा हो जाएगा 53 में, तो अगला चार्टर एक्ट 53 में आएगा। हम आगे की वीडियो में देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 का डिटेल क्या है, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, विलय नीति, व्यपगत नीति, हिंदी में 3 नाम है, अंग्रेजी में एक नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1848 में लाया गया था, जिसके माध्यम से डलहौजी भारत के उन राजाओं को जिनके अपने वास्तविक उत्तराधिकार नहीं होते थे
और वो गोद ले लेते थे किसी बच्चे को कि हम अपने बाद मेरा ये गोद लिया हुआ बच्चा राजा बनेगा और मेरा राज चलता रहेगा। डलहौजी ने कहा गोद लिया हुआ बच्चा आपका उत्तराधिकारी मान्य नहीं होगा और आपके राज्य को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को हड़प का सिद्धांत या विलय का सिद्धांत 1848 में इसको कहा जाता है और 1857 के विद्रोह के पीछे का ये वाला सिद्धांत एक बहुत बड़ा कारण बना है। अब आगे हम और देखेंगे मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स। ठीक है, तो भारत के आधुनिकीकरण में उन्होंने कई एक काम किए। ठीक है, जैसे आईआईटी की स्थापना की, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। इसके अलावा और भी भारत के आधुनिकीकरण में बड़े बड़े काम किए, जैसे फाउंडेशन ऑफ रेलवे। रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। 1852 से कार्यक्रम शुरू हुआ और 1853 आते आते तक रेल की पटरियां भारत में बिछनी शुरू हो गई। पहली रेल पटरी भारत में बंबई से थाने तक 52-53 किलोमीटर के डिस्टेंस का ये बना हुआ था और 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल बंबई से थाने तक चली थी। दूसरी रेल की पटरी कलकत्ता से रानीगंज भी जो है झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में है कलकत्ता। तो कलकत्ता से रानीगंज 1854 में दूसरी रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो पहली तो सब जानते हैं, दूसरी की थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, और आधुनिकीकरण में इन्होंने क्या किया देखेंगे। अच्छा, यहाँ रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्राइवेट कंपनी ब्रिटेन से आई थी जो भारत में रेल बिछाने का काम करी थी। उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश रेल इंडिया पेनिनसुलर कंपनी। ठीक है, ये कंपनी का नाम था और ये भारत में रेल का काम करती थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। पहली रेल जो चली भारत में, उस रेल का नाम रखा गया था फेरी क्वीन, FAIRY, फेरी क्वीन माने गोरी महारानी। ठीक है, और अच्छा, और इसमें जो इंजन लगते थे उन इंजनों के भी अलग अलग नाम थे। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण इंजन थे, सुल्तान, साहिबा और सिंध। ये इंजन के नाम है, आपको याद रखना है। ये भारत के बड़े प्राचीन इंजन, आज भी रेलवे म्यूजियम में ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो इन्होंने भारत के आधुनिकीकरण में किया, इलेक्ट्रिक केबल सर्विस, जिसको हम टेलीग्राफ या बोलचाल में तार बोलते हैं, बोले तार आया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक केबल सर्विस या टेलीग्राफ की शुरुआत भी इसने की थी। और पहली टेलीग्राफ कहां से कहां भेजी गई थी? कलकत्ता से आगरा। टेलीफोन सर्विस भी भारत में शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, आधुनिक पोस्ट ऑफिस, वैसे पोस्ट ऑफिस की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया, लेकिन आधुनिक, जिसमें वो डब्बे लटकते हैं, आप चिट्ठी ले जाके डाल सकते हो, पिन कोड वगैरह आ गए थे। तो आधुनिक रूप से पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी इसने की। और यूनिफॉर्म पोस्टेज माने चाहे जो चिट्ठी पत्री आप भेज रहे हो वो कितना भी छोटा बड़ा हो, उसका वजन कितना भी हो, दूरी के हिसाब से टिकट लगता है, भार के हिसाब से नहीं। तो एक जैसा रेट था। ठीक है, अगर एक जैसे दूरी में आप चिट्ठी भेज रहे हैं। PWD इन ईच प्रोविंसेस, प्रत्येक राज्य में आज जो PWD का नाम आप सुनते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, लोक सेवा विभाग, जो सड़कें बनवाती है, पुलिया बनाती है, नाली बनाती है, इसकी स्थापना हर एक राज्य में किया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और PWD ने भारत में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो पहला काम किया था वो ये था, गंगा के ऊपर नहर का निर्माण PWD द्वारा किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड ओपनिंग देम फॉर फॉरेन ट्रेड्स, भारत में आधुनिक बंदरगाह उनको विकसित किया और विदेश व्यापार के लिए उनको आधुनिकीकरण किया और विदेश व्यापार के लिए उनको तैयार किया। जैसे कांडला बंदरगाह हो गया, बंबई बंदरगाह हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई बंदरगाहों को डेवलप किया गया था। पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, भारत में उच्च शिक्षा को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक जो संस्था बनाई गई थी, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने का काम करते थे और शिक्षा के लिए नियम कानून बनाने का काम भी पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही पारित हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू होने के टाइम तक लॉर्ड डलहौजी छुट्टी पर चले गए थे, माने उनका कार्यकाल भारत में खत्म हो गया। और फिर अगले गवर्नर आए थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ है डलहौजी के समय, लेकिन इनैक्ट हुआ है, लागू हुआ है लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो इतनी सारी आधुनिकता के कारण उनको जो है डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक या भारत में आधुनिकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, ये विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम यदि किसी भारतीय ने किया है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जिस प्रकार सती प्रथा को दूर करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका थी, उसी प्रकार विधवा फिर से विवाह कर सके, इस लड़ाई में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम, ठीक है, बहुत तेजी से आता है। ठीक है, नोट, एक दो बात हम लोग नोट के रूप में समझते हैं। रेल, टेलीग्राफ एंड पोस्ट, इन तीनों को मिलाकर के भारत में सामाजिक विकास का इंजन कहा जाता है।
ठीक है, इंजन ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट। दूसरा, डलहौजी यूजुअली टर्म्ड एज फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी है। तो हमें उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प का सिद्धांत बहुत डिटेल से हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।